हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीक एक नए सब्जेक्ट के ऊपर मुझे लेक्चर देने का मौका मिला और वो भी एक टॉप ऑफ द जो MBA इंस्टीट्यूट जो टॉप है उसमें मुझे इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर देने का एक मौका प्राप्त हुआ। टॉपिक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशंस इन वेयर हाउस रेगुलेशंस 2019। मूवर एक बहुत ही गेम चेंजर है फॉरेन ट्रेड के लिए जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डील करते हैं। अब हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि गवर्नमेंट इस स्कीम को लेकर क्यों आई। 2019 में USA ने इंडिया की कुछ एक्सपोर्ट स्कीम्स को चैलेंज किया, जैसे EPCG, EOU, SEZ, MIS। US ने बोला कि ये जो स्कीम्स हैं ये स्कीम्स एक इवन प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए उस USA ने WTO में इन स्कीम्स के खिलाफ एक अपील दायर की। डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल ऑफ WTO ने ये पाया कि ये जो स्कीम्स हैं ये WTO एग्रीमेंट के अगेंस्ट हैं और ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स के भी अगेंस्ट हैं। हाउएवर इंडिया ने क्या किया, एक अपील फाइल की WTO पैनल में बिफोर एपेलेट बॉडी ऑफ WTO ऑन द ग्राउंड कि ये पैनल ने जो भी फाइंडिंग्स दी हैं वो गलत हैं। एज पर WTO रूल्स जब तक ये अपील डिसाइड नहीं होती, इंडिया इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन टू इम्प्लीमेंट फाइंडिंग्स। जब तक वो फाइंडिंग्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। अभी तक ये अपील पेंडिंग है और जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी है। इंडिया ने क्या किया, इस जो स्कीम्स हैं, कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि इनमें से कुछ स्कीम्स हैं जो कि WTO की जो रूल्स और रेगुलेशन है या जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं उसके खिलाफ हैं। उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लेके आई जिसको बोलते हैं मूवर। मूवर क्या है? मूवर के लिए हमें सबसे पहले बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस सेक्शन 65 को स्टडी करना पड़ेगा। एक कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस एक लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस है जहां मैन्युफैक्चरिंग और अदर ऑपरेशंस जैसे पैकेजिंग, लेबलिंग और रीपैकिंग का काम होता है। और मूवर के अंदर क्या है, गवर्नमेंट ने जो भी कस्टम ड्यूटी है उनको डेफर कर दिया, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ और GST को भी डेफर कर दिया। तो जब हम कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में ये गुड्स इंपोर्ट करते हैं तब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ये ड्यूटी डेफर हो जाएगी। अब इसमें जो लाइसेंस है, जिसके पास ऑलरेडी सेक्शन 58 का लाइसेंस है वो भी सेक्शन 58 का लाइसेंस है वो भी सेक्शन 65 के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये लाइसेंस मिलने के बाद कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस कहलाया जाएगा। मूवर का हम देखते हैं गवर्नमेंट ने कैसे इस स्कीम्स को अपने ट्रेड बेनिफिट के लिए किया। सेक्शन 65 में या तो आपको ऑलरेडी वेयर हाउस है तो उसको सेक्शन 65 में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी या सेक्शन 65 में लगानी पड़ेगी। और जब हम इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया के साथ क्लब कर देते हैं तब हमें मूवर के फुल बेनिफिट पता चलते हैं। इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करना, जो कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि इसमें इस स्कीम के अंदर बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत ईजी, इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी ये स्कीम बढ़ाती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, अभी हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे किस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मूवर स्कीम ने बढ़ावा दिया है। टू प्रमोट इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना। मेन इंडिया का जो पर्पज़ है वो चाइना से compete करके चाइना से जो भी मेजर इंडस्ट्रीज है उनको इंडिया में शिफ्ट करना। बेनिफिट ऑफ द स्कीम, इस स्कीम के बेनिफिट क्या है? जब हम बाहर से रॉ मटेरियल, जब भी हम कोई गुड्स बनाते हैं तो दो चीज़ की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की और कैपिटल गुड्स की। तो जब हम बाहर से रॉ मटेरियल मंगाते हैं या कैपिटल गुड्स मंगाते हैं या इंपोर्ट करते हैं मतलब, तो वेरियस ड्यूटी जैसे GST और बेसिक कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर डेफर हो जाती है। अगर ये इंपोर्टेड इनपुट एक्सपोर्ट के लिए यूटिलाइज होते हैं तो डेफर ड्यूटी इज एग्जेम्प्टेड, कोई ड्यूटी पे नहीं करनी है। ओनली व्हेन द फिनिश्ड गुड्स आर क्लियर्ड टू द डोमेस्टिक मार्केट द डेफर ड्यूटी इज टू बी पेड।
ऑन द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। जब वो इंपोर्ट किया हुआ सामान या रॉ मटेरियल डोमेस्टिक मार्केट में फिनिश गुड्स के लिए यूज होता है, ओनली व्हेन, तभी हमको उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी और IGST जो डेफर हुए वो पे करनी है। डेफर ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स इज टू पेड ओनली व्हेन द कैपिटल गुड्स आर क्लियर्ड फॉर डोमेस्टिक मार्केट। इसका मतलब क्या है, डेफर्ड ड्यूटी चाहे कस्टम ड्यूटी या IGST वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए डेफर हो जाती है। और कब पे करना है, जब वो कैपिटल गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में हम रिलीज करते हैं। अगर वो भी हम एक्सपोर्ट कर देंगे तब भी हमें कोई ड्यूटी पे नहीं करनी। नो नीड टू पे एनी इंटरेस्ट, हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करनी टिल वेयर हाउसिंग पीरियड। इससे क्या हुआ, ग्रेटर कैश फ्लो होता है, क्योंकि आपकी ड्यूटी डेफर हो गई तो जितनी ड्यूटी डेफर हुई है उसका कैश फ्लो का बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको सेल्फ अपॉइंटेड वेयर हाउस कीपर रखना है, कोई इसमें कस्टम्स का इंस्पेक्टर राज नहीं है, कोई उनका बंदा नहीं बैठेगा परमानेंट, आपको सेल्फ रेगुलेटरी उस पर चलना है। अब वेयर हाउसिंग पीरियड क्या होता है, कैपिटल गुड्स के केस में वेयर हाउसिंग पीरियड होता है टिल द टाइम जो गुड्स है वो वेयर हाउस से क्लियर होता है। अदर देन कैपिटल गुड्स एंड इनपुट्स टिल द टाइम कंजम्पशन ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम द वेयर हाउस, जब वो वेयर हाउस से क्लियर होगा तब तक का वेयर हाउसिंग पीरियड माना जाता है, ठीक, या कंज्यूम कर लिया जाता है उसको। और ट्रेडिंग गुड्स के लिए वेयर हाउसिंग पीरियड 1 साल का होता है। अगर 90 डेज से ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसमें सेविंग कैसे होती है। सेविंग कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, उस फैक्ट्री के फॉर इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ का है, जिसमें कि 300 करोड़ की मुझे प्लांट एंड मशीनरी और कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना है, राइट। अब गवर्नमेंट कहती है कि जो भी आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हो उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी भी डेफर हो जाएगी, IGST भी डेफर हो जाएगी। अब एज्यूम करते हैं कि 7.5% की बेसिक कस्टम ड्यूटी है जो कि 23 करोड़ के आसपास आती है, वो बेसिक कस्टम ड्यूटी आपकी डेफर हो गई। अब GST 18% के हिसाब से 58 करोड़ आता है, तो वो भी आपका डेफर हो गया, डेफर अनडिफिनिट पीरियड के लिए। तो इससे आपका कैश फ्लो इम्प्रूव हो गया। तो जब भी आप किसी को बताते हैं, किसी भी कॉर्पोरेट को या इंडस्ट्रियलिस्ट को, उसको हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में समझ में आता है, तो इसलिए ये रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कोई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस नहीं है इसके ऊपर। आपको चाहे तो आप जो भी आपका गुड्स है, फिनिश गुड्स पूरा डोमेस्टिक मार्केट में निकाल सकते हैं, कोई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं है। इसके साथ साथ कोई अगर आप रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी और IGST डेफर हो जाएगा जब तक उस गुड्स को आप फिनिश गुड्स में यूज करके डोमेस्टिक मार्केट में नहीं निकाल देते। अब डेफरमेंट को हम और ज़्यादा समझते हैं। जब भी आप कोई गुड्स फिनिश गुड्स बनाते हैं उसमें आपको 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो कैपिटल गुड्स की और दूसरा रॉ मटेरियल की। अब प्राइवेट वेयर हाउस के अंदर अगर आप रॉ मटेरियल लेके आते हैं उस पर GST और BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी दोनों डेफर हो गई। कोई आप डोमेस्टिक रॉ मटेरियल आते हैं उसके ऊपर भी रॉ मटेरियल के ऊपर भी आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी और GST डेफर हो गई। नाउ इस बॉन्डेड वेयर हाउस में अगर आप फिनिश गुड्स बनाते हैं, उस फिनिश गुड्स को जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तब जो बेसिक कस्टम ड्यूटी और GST वो वेव ऑफ हो जाती है। लेकिन जब आप उसको डोमेस्टिक मार्केट में निकालते हैं तभी आपको पे करना है, किसके ऊपर, सिर्फ रॉ मटेरियल के ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर नहीं पे करना। अब लाइसेंस कैसे लिया जाएगा। स्टेप 1, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरिए एज पर एनेक्जर A और साथ में रिक्वायर्ड डिटेल आप सबमिट कीजिए डॉक्यूमेंट। इसके साथ साथ एक ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड भरा जाता है एज पर एनेक्जर C ऑफ मूवर, और वो आप रेस्पेक्टिव जुडिशियल कमिश्नर के पास सबमिट कर दीजिए। इसके बाद कमिश्नर विजिट करता, जो भी विजिट करेगा वहाँ पर देखेगा कि प्रॉपर सिक्योरिटी है, सब कुछ है, आपका कैमरा लगा हुआ है, वेयर हाउस कीपर है। उसके बाद जाकर वो आपको लाइसेंस मिल जाता है। और लाइसेंस की वैलिडिटी कब तक है, लाइसेंस जब तक वैलिड है जब तक कि ये कैंसिल या सरेंडर नहीं कर दिया जाता। अब हम देखते हैं और डिटेल में, जैसे रॉ मटेरियल या कैपिटल गुड्स आप बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस में लेकर आते हैं। रॉ मटेरियल लेकर आते हैं फॉरेन कंट्री से, फॉर एग्जांपल, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी और GST डेफर हो गई। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट से लेकर आते हैं तो GST लगेगा और जिसका कि आप क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स अगर आप बाहर से लेके आते हैं तो GST और
बेसिक कस्टम ड्यूटी डेफर हो गई, जीएसटी लगता है एज पर रूल्स। अगर आप वो जो माल बना उसको क्लियरेंस करते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस से, जैसे डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर करते हैं, तो रॉ मटेरियल के ऊपर आपको जो एग्जम्पशन हुआ था, जो ड्यूटी डेफर हुई थी, वो पे करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के केस में जो है आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी। कैपिटल गुड्स के केस में जब आप वो डोमेस्टिक मार्केट में निकालते हैं तब आपको पे करनी पड़ेगा उसके ऊपर, लेकिन अगर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं तब कोई पे नहीं करना पड़ेगा इसमें। अब इसमें कंप्लाइंसेस क्या क्या होती हैं। नंबर 1, एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं रिसीप्ट्स के और रिमूवल ऑफ गुड्स के, और बॉन्ड, और एक इनपुट आउटपुट नॉर्म भी बताना पड़ता है। इनपुट आउटपुट नॉर्म क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपका यूज करते हैं 3 इनपुट 1 आउटपुट बनाने के लिए, तो वो उसको हम इनपुट आउटपुट नॉर्म कहते हैं। इसके बाद आपको एक वेयर हाउस कीपर अपॉइंट करना पड़ेगा जिसको सफिशिएंट एक्सपीरियंस है वेयर हाउसिंग का और कस्टम प्रोसीजर्स का, जिसको कि आप डिजिटल सिग्नेचर दोगे। डिजिटल सिग्नेचर तो बहुत कॉमन चीज़ है, तो वेयर हाउस कीपर की कोई क्वालिफिकेशन इसमें प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। सफिशिएंट एक्सपीरियंस जिसको, उसको आप अपॉइंट कर सकते हैं। प्रमाइसेस के बाहर आपको एक साइनेज लगाना पड़ेगा। कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना होगा, और जब भी आप माल निकालेंगे, माल रिसीव करेंगे, रॉ मटेरियल रिसीव हुआ या रॉ मटेरियल एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में, आपको प्रॉपर एंट्री उसमें करनी पड़ेगी। कंडीशन फॉर गुड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब भी आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करेंगे तो दैट शुड बी सील्ड, द लोड कंपार्टमेंट या ट्रांसपोर्ट का जो मीन्स है दैट शुड बी सिक्योरली शील्ड विद वन टाइम लॉक। एक वन टाइम लॉक से आपको सील करना पड़ेगा। रिकॉर्ड्स आपको 5 साल के लिए मेंटेन करने पड़ेंगे, और हर महीने की 10 तारीख को आपको मंथली रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। ऑडिट, इसमें ऑडिट का भी प्रोविज़न है। प्रॉपर ऑफिसर आपका ऑडिट करेगा, लेकिन टाइम पीरियड नहीं मेंशन किया गया कब ऑडिट करेगा। अब हम इसकी समराइज करते हैं। ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड हमें बॉन्ड ऑफिसर के पास फाइल करना होगा। इसके बाद मंथली रिटर्न हमें 10 तारीख तक फाइल करनी होगी बॉन्ड ऑफिसर के पास। कंफर्मेशन कि गुड्स हैज़ बीन डिपॉजिट हो गया है वेयर हाउस में, 1 महीने के अंदर हमें प्रॉपर ऑफिसर या बॉन्ड ऑफिसर के बाद बताना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है कि प्रॉपर आपको हर चीज़ की रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी। इसके बाद जब भी हम गुड्स रिमूव करते हैं वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में, तब हमें 1 महीने के अंदर उसको बताना पड़ेगा। अब इसमें आता है कि कोई कंपनी है, कंपनी के कंप्लायंसेस के लिए डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब डायरेक्टर्स चेंज हो गए तो उसकी भी इंटीमेशन हमको देनी पड़ेगी। जनरली इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन विदिन 48 आवर्स आपको दे देना चाहिए, क्योंकि कई बार सैटरडे संडे भी आ जाता है, वो बॉन्ड ऑफिसर को देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका बैंक अकाउंट चेंज हो गया, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपके इनपुट आउटपुट नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, जैसे अभी आप 3 इनपुट से 1 आउटपुट बनाते हैं, अब वो चेंज होकर आपने एफिशिएंसी हासिल कर ली कुछ, अब आप 3 की जगह 2 इनपुट यूज करते हैं, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा इनपुट आउटपुट नॉर्म्स बॉन्ड ऑफिसर को। कुछ अगर क्वांटिटी में डिस्क्रिपेंसी होती है वेयर हाउस में, तो वो भी 24 घंटे में बताना पड़ेगा। वन टाइम लॉक नहीं मिला, वो भी इमीडिएटली बॉन्ड ऑफिसर को बताना पड़ेगा, राइट। और गुड्स जब ट्रांसफर होता है, वो भी हमें बॉन्ड ऑफिसर को बताना पड़ेगा ना। इसके एडवांटेज क्या है? इस स्कीम की एडवांटेज है, कमिश्नर ऑफ कस्टम एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए होता है, आपको यहाँ वहाँ नहीं भागना। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें कि आपको सभी चीज़ें मेंशन करनी होंगी और परमिशन लेनी होगी। कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है बॉन्डेड वेयर हाउस के लिए। कैपिटल और नॉन कैपिटल आइटम्स वेयर हाउस में रख सकते हैं बिना, मतलब ड्यूटी डिफर करके, बिना किसी टाइम पीरियड के। कोई इनपुट आउटपुट नॉन प्रिस्क्राइब नहीं है, और कोई वैल्यू एडिशन भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। ये कंपनी खुद डिटरमाइन कर सकती है। या तो आप एक जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया को आप बॉन्डेड वेयर हाउस बना सकते हैं, या एक नई फैसिलिटी को भी आप बॉन्डेड वेयर हाउस के रूप में, जो कि इंडिया में कहीं भी लोकेट हो सकती है, उसको आप उसके लिए लाइसेंस ले सकते हैं। सभी रिकॉर्ड्स
एक सिंगल फॉर्मेट में आपको मेंटेन करने पड़ेंगे डिजिटली। आप गुड्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक वेयर हाउस फैसिलिटी से दूसरी वेयर हाउस फैसिलिटी में विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। देयर इज़ नो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, कोई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहे तो पूरा फिनिश गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल बनाया गया है ये। इसके साथ साथ आप अदर स्कीम्स के भी बेनिफिट ले सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, लेकिन ये डिसएडवांटेज नहीं की जा सकती क्योंकि डिजिटल मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स हर उसमें कंपलसरी होता है। लेकिन आपको एग्जिस्टिंग ERP सिस्टम या एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम को सिंक करना पड़ेगा इस सिस्टम के साथ। सर्विस ऑपरेशंस इसमें अलाउड नहीं है। अब डोमेस्टिक मार्केट के लिए क्यों डिसएडवांटेजेस है? फॉर एग्जांपल, आप एक बाहर से मशीनरी मंगाते हैं, उसके ऊपर तो GST और कस्टम ड्यूटी की छूट मिल गई, लेकिन वही मशीनरी अगर आप इंडियन मार्केट से मंगाते हैं तो उसके ऊपर GST और कस्टम ड्यूटी लगेगा। तो इंडियन मशीनरी आपको महंगी पड़ेगी और बाहर से इम्पोर्टेड मशीनरी आपको सस्ती पड़ेगी। इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट नहीं है। जैसे फार्मा कंपनीज होती हैं तो फार्मा कंपनीज के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक बहुत ज़रूरी होता है, तो ये फार्मा कंपनीज के लिए रिकमेंडेड स्कीम्स नहीं है। ऑडिट ऑफ द एंटिटीज़, ऑडिट भी इसमें कंपलसरी है, लेकिन ऑडिट कब होगा क्या होगा नहीं पता। तो ऑडिट में क्या चेक करेंगे ऐसा भी कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। अब हम इस स्कीम्स को अदर स्कीम के साथ कंपेयर करके दे सकते हैं। जैसे अगर हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम्स के अंदर हमको लाइसेंस लेना पड़ता है, और अगर हम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं उसके लिए EPCG के अंदर हमको कैपिटल गुड्स इंपोर्ट के लिए EPCG के अंदर हमको लाइसेंस लेना होता है। जबकि बॉन्डेड वेयर हाउस में जो फैसिलिटी है हमारी उसके लिए ऐसा कोई वन टाइम हमें लाइसेंस है। तो अगर आप देखेंगे वैलिडिटी एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम्स में 12 महीने की वैलिडिटी है, EPCG में 24 महीने की वैलिडिटी है, और बॉन्डेड वेयर हाउस में ऐसे वैलिडिटी का कोई भी इशू नहीं है, वो हमेशा के लिए वैलिड है। इसके बाद आप देखते हैं इनपुट आउटपुट लॉन्स हमें एडवांस ऑथराइजेशन में यस उसमें मेंशन करने पड़ते हैं। इसमें ऐसा कोई नॉर्म हमें कोई भी हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रिस्क्राइब नॉर्म नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्या हमारे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस हैं। एडवांस ऑथराइजेशन में मिनिमम 15% का हमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, जबकि बॉन्डेड वेयर हाउस में ऐसा कुछ नहीं है। EPCG में हमको एक्सपोर्ट वैल्यू का 6 टाइम्स हमें या 6 साल के अंदर हमको इतनी ड्यूटी सेव करनी पड़ेगी। 6 साल के अंदर एक्सपोर्ट वैल्यू हमारी इक्विवेलेंट हो जानी चाहिए। ओके, और सेम SEZ या UU में है। UU में भी पॉजिटिव नेट फॉरेन अर्निंग होनी चाहिए, और SEZ में भी हमारा पॉजिटिव नेट फॉरेन अर्निंग होनी चाहिए। ऐसा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस बॉन्डेड वेयर हाउस की स्कीम में नहीं है। तो अगर हम ये भी कह सकते हैं कि EOU अगर हम इनबाउंड मैन्युफैक्चरिंग को कंपेयर करते हैं या एग्जिस्टिंग स्कीम को करते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं दे आर जस्ट लाइक वेडिंग, जहाँ कमिटमेंट टू एक्सपोर्ट है, नेट फॉरेन अर्निंग का ऑब्लिगेशंस है, ट्रेडिंग परमिटेड नहीं है, एग्जिट कॉम्प्लिकेटेड है। जबकि बॉन्डेड वेयर हाउस में कमिटमेंट का कोई एक्सपोर्ट नहीं है, नेट फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसे और इजी एग्जिट है। अब हम इसको देखते हैं किस तरह से इसको बेनिफिट लिया जा सकता है। अब इस स्कीम के बेनिफिट से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने कैसे प्रमोट किया। फॉर एग्जांपल, एक जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है। उन्होंने एक लाइसेंस दिया नागपुर महाराष्ट्र के पास फैक्ट्री लगाने का, और इंपोर्ट करने का क्या, कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल, एयरबैग और गियरबॉक्स बनाने के लिए। अब जब वो इंपोर्ट करेंगे ये कैपिटल गुड्स या रॉ मटेरियल, इसके ऊपर जो भी हमारी इंपोर्ट ड्यूटी होगी और जो भी हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी या आपका IGST वो हमारा डेफर हो गया। अब मैन्युफैक्चर क्या करता है, 70% एक्सपोर्ट करता है। अब जब उसने एक्सपोर्ट किया तो उस एक्सपोर्ट के ऊपर भी उसे कोई टैक्स पे नहीं करना, तो ये टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन हो गया, और 30% जो डोमेस्टिक मार्केट में बेचेगा उसके ऊपर ही उसको टैक्स पे करना होगा। ओके, तो मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट मिल गया इंपोर्ट ड्यूटी डिफर करके, और उसका कैश फ्लो इंप्रूव हो गया। अब
ये किसके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल है? सीजनल इंडस्ट्रीज, जैसे पेस्टिसाइड इंडस्ट्री होती है। अब सीजनल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन करते हैं और सीजन में उसकी सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं और कस्टम ड्यूटी उसको डे 1 पर पे करते हैं, तब आपकी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी टिल द टाइम आप उसको सेल करते हैं फ्रेश गुड इन द मार्केट, और उसमें क्रेडिट पीरियड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 महीने का पीरियड होता है आपको जब रॉ मटेरियल आता है और उसको आप अपनी फैक्ट्री में रखते हैं, 3 महीने के बाद गुड्स मैन्युफैक्चर होता है और उसके बाद आप फिनिश गुड्स को वेयर हाउस में 2 more months के लिए रखते हैं। देन क्या होता है, उसके बाद हम मार्केट में बेचते हैं। तो टोटल 5 महीने का पीरियड आपका निकल गया। इसके बाद आपने कस्टमर को क्रेडिट पीरियड दिया 3 महीने का। अब आप देखिए टोटल आपके 8 महीने के बाद पैसा आएगा। तो इसमें अगर आप ये स्कीम नहीं होती तो आप कस्टम ड्यूटी एडवांस में पे करते और आपको मनी कब मिलती? 8 महीने के बाद। इसका आंसर क्या है? मूवर स्कीम। गवर्नमेंट कहती है आप रॉ मटेरियल लेके आइए फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चर करिए, आप गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बेचिए, उस समय आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है, तो आपको 8 महीने का कैश फ्लो आपका इम्प्रूव हो गया। अब हम कहते हैं इंडिया ने कैसे अपने आप को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश किया। पहले इंडिया ने, आपने देखा हो कोरोना वायरस के समय पर इंडिया ने काफ़ी कंट्रीज़ को वैक्सीन एक्सपोर्ट की और इसके लिए केमिकल इंपोर्ट किया गया कई कंट्रीज से, और इसके लिए कुछ कैपिटल आइटम्स भी इंपोर्ट किए गए जैसे कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम निकाला, एक ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड कोविड-19 वैक्सीन टू कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। अब 21 फरवरी 2022 को इंडिया ने 16.29 करोड़ डोजेज 96 कंट्रीज को दी, जिसमें 1.43 करोड़ डोजेज वाज गिफ्टेड टू 48 कंट्रीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ब्राज़ील, इसका क्या हुआ कि इंडिया का पूरे वर्ल्ड में एक सम्मान और मान बढ़ा, इसीलिए ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ने एक हनुमान की पिक्चर को ट्वीट करते हुए लिखा, उन्होंने एक इस इनिशिएटिव की, भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ की। तो इसमें अगर आप देखेंगे डिप्लोमेटिकली भारत ने अपने आप को वर्ल्ड में एस्टैब्लिश कर लिया ड्यूरिंग द पैंडेमिक। नाउ पीपी किट्स के, अब आप पीपी किट्स का प्रोडक्शन देखते हैं। इंडिया इज नाउ सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। पहले जब कोविड स्टार्ट हुआ था इंडिया में एक पीपी किट भी नहीं बनती थी, लेकिन इंडिया ने इसको एक, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एक टास्क के रूप में लिया और गवर्नमेंट ने इसको एक अपॉर्चुनिटी को बनाया। यानी कि ये एक, जो एक पीपी किट नहीं बनती थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके एक टास्क के रूप में लेकर अब इंडिया एज ऑन दिसंबर 2020 सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपी किट्स बन गया विद 4.5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय ओवर 1.10 मैन्युफैक्चरिंग 1.100 मैन्युफैक्चरर्स। इंडिया ने क्या किया कि जितने भी अपनी, क्योंकि इसमें पहले एक मशीनरी बाहर से आया करती थी, और लेकिन इसमें जो यार्न होता है, यार्न बाहर से हम इंपोर्ट किया करते थे। तो व्हाट दे डू, दे डिड, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इंडिया में लगाई गई। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज जब इंडिया में लगाई गई तो इससे इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया और सेल्फ सफिशिएंट बन गया। इसके बाद उसने कई कंट्रीज को इसका एक्सपोर्ट भी किया। अब आप देखेंगे इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर आफ्टर चाइना, प्रमोटिंग इंडिया एज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया में जो बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनीज हैं, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, ये ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया है और सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैंडसेट का इंडिया में बन चुका है। 2014 में इंडिया में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, जो कि अब करीबन 200 यूनिट्स इंडिया में हो गए हैं। प्रोडक्शन भी 6 करोड़ मोबाइल फ़ोन से बढ़कर 30 करोड़ मोबाइल फ़ोन से हो गया है। लेटेस्ट एग्जांपल देखिए सैमसंग का। सैमसंग ने अपना वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाया है
अब ये जो फैसिलिटी है इंडिया में ही नहीं बनाती, इंडिया के लिए नहीं बनाती, बल्कि इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये जो सैमसंग की नोएडा फैक्ट्री है, ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम की सक्सेस का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमें यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी मिली है। अब मिसयूज़ कैसे हुआ? अब मिसयूज़ का एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। सोलर डेवलपर जो है इंडिया में, उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने क्या किया कि अपने जो वेयर हाउस है उसको कस्टम मोडेड वेयर हाउस बोला, और वेयर हाउस कस्टम मोडेड वेयर हाउस भर के उन्होंने, क्योंकि इसके ऊपर बहुत हाई ड्यूटी है, जैसे 25% सोलर सेल्स के ऊपर, 40% मॉड्यूल के ऊपर सोलर, और इसमें मॉड्यूल से 60% टोटल कॉस्ट का आता है। तो इन्होंने क्या किया कि इंडिया ने इतनी कस्टम ड्यूटी इसलिए लगाई थी ताकि चाइनीज़ कंपनीज को कंपटीशन देने के लिए, और ताकि इंडिया में इंडिजीनियस प्रोडक्शन बने। लेकिन इन लोगों ने वेयर हाउस में, बॉन्डेड वेयर हाउस में रजिस्टर करके बोला, और इसके ऊपर जो भी इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको डेफर करा दिया। उन्होंने बोला कि ये कैपिटल गुड्स है जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और होम कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और कई कमिश्नर ने इसकी परमिशन भी दे दी। लेकिन जब गवर्नमेंट की निगाह में ये मैटर आया तो जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ने बोला कि मूवर लाइसेंस इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, और वो जो इसके पीछे 2 रीज़न दिए गए। रीज़न ये दिया गया कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो वेयर हाउस में डिपॉजिट नहीं हो सकती, और दूसरा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस पर हम वन टाइम लॉक नहीं लगा सकते। तो ना तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते, ना उसको हम वन टाइम लॉक लगा सकते, इसलिए दिस स्कीम्स इज नॉट एप्लीकेबल विद रिगार्ड टू सोलर। नाउ फ्यूचर ऑफ मूवर। अब मूवर क्या है? मूवर ऐसे समय पर आई थी जब कोरोना था, और ये एक तरह का एक बूम साबित हुई मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर के लिए, और मेक इन इंडिया कैंपेन को भी इसने काफ़ी सपोर्ट किया। और ये कहीं भी एक्सपोर्ट से लिंक नहीं है, क्योंकि बेनिफिट क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट से डिसाइड नहीं होता, तो ये WTO कंप्लाइंट भी है। सिंपल और इजी मेथोडोलॉजी है। मूवर से क्या हो रहा है कि चूंकि कैपिटल गुड्स और उस पर सब पे आपके ड्यूटी डेफर हो रही हैं, तो जो अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज हैं वो चाइना से अपने प्लांट शिप करके इंडिया में लगा रही हैं पेंडेमिक के बाद। इससे हम आत्मनिर्भर भारत को भी काफ़ी बूस्ट मिला है, जो कि इंडिया को चाहिए था।